नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। आप देख रहे हैं सुर्खियों से आगे, और आज सुर्खियों से आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ जाने की कोशिश करेंगे, पता करने की कोशिश करेंगे कौन सी सुर्खी ऐसी है जो आपके लिए काम की है और समझनी जरूरी है। मेरे साथ मेरे सहयोगी दीपक रहेंगे, मेरे साथ अधिराज रहेंगे और मेरे साथ बालकृष्ण बीके मेरे सहयोगी रहेंगे। सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर, बीके, अधिराज, दीपक, लोकेश शर्मा, इस नाम को अब भुलाया नहीं जा सकता, और जब भूलने लग जाते हैं तो ये वापस एक पीसी करते हुए आते हैं और कहते हैं मैं भूलने दूंगा नहीं। बाकी भूल भी जाएं, एक व्यक्ति ऐसा है जिसको ये भूलने देना नहीं चाहते। आज पीसी की और बोला कि साहब, जब कांग्रेस के अंदर उथल पुथल का दौर चल रहा था, सचिन पायलट मानेसर में थे, उस वक्त पे कांग्रेस के तमाम नेताओं की फोन टैपिंग कराई गई थी और खुद गहलोत ने ये टैपिंग कराई थी। ये ओएसडी लोकेश शर्मा का उनके ऊपर सीधा सीधा हमला है, या यूं कहें कि सीधा आरोप है। और ये सीधा और ज्यादा इसलिए हो जाता है क्योंकि उनका कहना है कि वो जो फोन टैपिंग थी, उसकी जो पेन ड्राइव थी, वो खुद गहलोत ने उनको हैंडओवर की थी। ये बहुत बड़ा इल्जाम है जो लगाया गया, और वो भी चुनाव से ठीक पहले। दीपक, मैं गलत कहूंगा अगर ये कहता हूं कि लोकेश भूलने नहीं देंगे एक व्यक्ति को कम से कम? देखिए, अब इस टाइमिंग को भी समझा जाना चाहिए। परसों लोकसभा के चुनाव हैं। उन 26 अप्रैल को 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना, उसमें जालोर सिरोही भी शामिल है और तमाम वो भी शामिल है। तो लोकेश शर्मा का मोहभंग तो अशोक गहलोत से बहुत पहले ही हो चुका था, और मुझे लगता है कि अशोक गहलोत को भी अब खुलकर आ जाना चाहिए, सामने बता देना चाहिए कि आखिर वो आरोप जो लोकेश शर्मा उनके बहुत करीबी, कभी बिल्कुल उनके सिपह सालार थे, वो लगातार आरोप लगा रहे हैं। तो आखिर क्यों लगा रहे हैं, उसके पीछे उनका मकसद क्या है? क्या लोकेश को टिकट नहीं मिल पाया, उसकी खींच है, या फिर कुछ और है? और अब जब टाइम उन्होंने चुना है, इसको लेकर खुलकर अब अशोक गहलोत को भी सामने आना चाहिए। जालोर से फ्री हो जाएंगे, जहाँ तक है, आज शाम को हो जाएंगे फ्री, तो और उसके बाद में परसों फ्री हो जाएंगे। तो अभी जोधपुर में सभा की है उन्होंने। लोकेश भूलने देंगे क्या? मुझे नहीं लगता कि इसको गहलोत बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेंगे, और उन्होंने लिया भी नहीं अभी तक। देखा है जो कि बहुत ऐसा बयान कि उनको पता है गहलोत को कि यदि ज़्यादा बयानबाजी इनके जवाब दें वो इनके आरोपों का, तो मतलब उसको अपने साथ में बराबर खड़ा करने वाली बात हो गई। और अच्छी बात यह है कि बीजेपी की ओर से भी अगर सस्ती राजनीति की जाती तो इसमें बीजेपी तवज्जो दे सकती थी, लेकिन बीजेपी ने भी इसमें गंभीरता दिखाई है और इसको ज़्यादा तवज्जो मिली नहीं है। उन्होंने अपने लेवल पर आरोप लगाए पिछली सरकार पर, गहलोत पर, वो सारी बातें ठीक है, लेकिन इसको कहीं भी उन्होंने ढाल नहीं बनाया कि इनके आरोपों को बीच में लेकर। तो उन्होंने तो आज ही पीसी की है ना, आज ही पीसी की है। अब बीजेपी के पास मौका है, अब तो एक दिन पूरा पड़ा हुआ है। देखिए, पिछले 2 साल पहले जो राजस्थान की सियासत में जो घटनाक्रम घटा, मानेसर से लेके फोन टैपिंग और एसओजी पूरा प्रकरण, ये राजस्थान की सियासत में एक ऐतिहासिक घटना के तौर पर दर्ज हो चुकी है, और आने वाले कई सालों तक इस घटना का जिक्र होता रहेगा। अब इस बात पर कि लोकेश जोशी जिस तरीके से बार बार कह रहे हैं, अभी उस केस पर हम जाएं, जो केस चल रहा है, वो गजेंद्र सिंह शेखावत ने मानहानि का अशोक गहलोत पर दर्ज करा रखा है संजीवनी प्रकरण में, और फोन टैपिंग इशू में उस मामले पे लोकेश शर्मा के खिलाफ उनका पूरा मामला चल रहा है। लेकिन अचानक से जो लोकेश शर्मा लगातार अशोक गहलोत की तर्ज पर उनकी तरह गजेंद्र सिंह शेखावत को आए दिन आड़े हाथों लेते थे, अब उनकी पूरी जो बोली भाषा है वो बदल गई। जोधपुर में चुनाव है, गजेंद्र सिंह शेखावत चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ से, और आज हमने उस पीसी को सुना जब वो कह रहे थे कि गजेंद्र सिंह शेखावत को भी बदनाम करने की कोशिश की गई। तो ये किस तरीके से कहा गया है, क्यों बोला गया है उधर अशोक गहलोत के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं? तो ये घाव बार बार कहीं ना कहीं जो इससे जुड़े हुए लोग हैं उनको देने की कोशिश की जाएगी, किसी न किसी सियासी प्यादे की तरह से तमाम इन चीज़ों को उठाया जाएगा। लेकिन इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये वो करैक्टर हैं जो अभी चुनावी मझधार में है और उनसे जुड़ा हुआ मसला है, किस तरीके से उनको बनाने की कोशिश की जाए, आगे क्या होगा। लोकेश शर्मा जिस तरीके से लगातार उनकी सुनवाई हो रही है, वो वहाँ जा रहे हैं, तो क्या गजेंद्र सिंह शेखावत के प्रति वो अब धीरे धीरे सॉफ्ट हो रहे हैं और एक बीजेपी का काम वो कर रहे हैं, जो बीजेपी जो चीजें कहती है, या फिर सॉफ्ट होना मजबूरी है, कहीं फंस ना जाए? ये भी एक इल्जाम है जो उनके ऊपर लग रहा है। 5 साल तक उन्होंने सीएम के करीबी होने के प्रोटोकॉल का आनंद लिया है, और अब क्योंकि कई सारी जाने का आनंद ले रहे हैं, जांच भी इनके खिलाफ भी जांच है, और सीधे सीधे मामला है कि वो केवल अपने आप को बचाने की ये कवायद है। एक और बड़ा मामला जिसको कि लेकर के आज कहना चाहिए जो कांग्रेस को बड़ा डेंट दे सकता है,
और ये सिर्फ इस चुनाव कहना चाहिए दूसरे दौर के चुनाव तक नहीं है, लंबे समय तक के लिए। सैम पित्रोदा कितने खास है गांधी परिवार के और कांग्रेस में क्या भूमिका रखते हैं सबको पता है। विरासत टैक्स का एक ऐसा मुद्दा छेड़ दिया जिसके बाद बीजेपी ने इसे हाथों हाथ लिया और बीजेपी ने इसे उठाना शुरू कर दिया। विरासत टैक्स होता क्या है मैं आपको समझाता हूं कि अमेरिका में एक ऐसा टैक्स लगता है कि अगर आपको कोई भी चीज आपकी पिछली जनरेशन से पास ऑन होकर के मिलती है उसमें से 55% हिस्सा सरकार रख लेती है और सिर्फ 45% ही अगली जनरेशन को पास ऑन होता है। इसे भारत में अगर लागू किया जाता है तो क्या होगा। बहुत बड़ा मुद्दा उठा दिया साहब सैम पित्रोदा ने, और राहुल गांधी ने भी कुछ कहा था। राहुल गांधी को सफाई देनी पड़ी आज कि साहब मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। देखिए सैम पित्रोदा ने भले ही मामला उठाया, लेकिन बीजेपी ने इसे जिस तरीके से लपका या पकड़ा या जो भी झपटा, इसको लेकर इस तरीके से भी समझा जा सकता है क्योंकि एक मानसिकता अब भारत में ही नहीं बल्कि किसी भी उसमें जाकर देख सकते हैं कि हर कोई व्यक्ति चाहता है कि जब मेरी आगे जो पीढ़ी हो उसके लिए मैं ये व्यवस्था करके जाऊं या वो व्यवस्था करके जाऊं तो आर्थिक रूप से वो संपन्न रहे। अब ऐसे में हर किसी से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, और ऐसे में यदि कांग्रेस या कांग्रेस के किसी जुड़े हुए व्यक्ति ने इस तरीके का मुद्दा उठाया तो निश्चित तौर पर उसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ सकता है, और बीजेपी इसको इसी वजह से बुलाने की कोशिश में भी है। क्योंकि इसमें मूल रूप से देखा जाए तो गांधी परिवार के पास जो परिसंपत्तियां, मतलब वो परिवार चलता कैसे है, जैसे आप दूसरे किसी भी राजनेता से बात करेंगे तो उनका कृषि है, उद्योग है या कोई सोर्स पारंपरिक उनके पास है जिससे उनका परिवार चलता है, ठीक है। लेकिन गांधी परिवार के लोगों को वो सत्ता में रहें ना रहें इसके बावजूद भी जो खर्च है, तो तमाम जो परिसंपत्तियां हैं पुरानी, उनके कुछ रेंट्स आते हैं, कुछ और उनके एफडीआई हैं, तो अब उनमें ये सबसे बड़ा सवाल है कि उसमें से 51% क्या वो सरकार उसका अधिग्रहण कर सकती है। नेशनल हेराल्ड वाला मामला पहले से चल रहा है, तो ऐसे में मुझे लगता है जो परिवार का करीबी था, आपका कहना यह है कि वहां तो पर्सनल लॉस हो जाएगा परिवार का, है परिवार का लॉस हो सकता है, और जो करीबी है ना उसने बड़ा नुकसान कर दिया। बीजेपी को हाथों हाथ एक मुद्दा मिला, ऐसे मुद्दे मिल नहीं रहे थे और उन्होंने इसको बुलाने में कमी नहीं छोड़ी। देखिए, चुनावों के बीच में इस तरह के बयान आना, ये कहीं ना कहीं बीजेपी इस बात को अच्छे से समझती किस तरीके से भुनाया जाए। पिछले कई दिनों से कांग्रेस एक अच्छे ट्रैक पे चल रही थी पूरे चुनाव में, और मणिशंकर अय्यर जैसे तमाम नेताओं को चुप्पी साधी हुई थी और उनको पूरी तरीके से चुनाव से दूर रखा गया। लेकिन सैम पित्रोदा पिछले कुछ सालों में कांग्रेस के लिए, गांधी परिवार के लिए एक चुनौती बने हैं राजनीतिक तौर पर। तब उन कई चीज़ों को लेकर वो विवादों में रहे, उनके जब कोई वीडियो आता है, कोई बाहर से लेकर उनकी कोई मीटिंग्स होती है, वो कांग्रेस के लिए मुसीबत बन जाते हैं। जैसे ही आज उनकी ये बयान आया, बीजेपी के तमाम नेताओं ने उस पर अपनी बात रखी। विनय सहस्त्रबुद्धे जो पार्टी के थिंक टैंक माने जाते हैं, उन्होंने कहा कि उनके बयान से पार्टी के, देश के तमाम जो लोग हैं वो आशंकित हैं कि किस तरीके की इनकी सोच है और क्या ये लोग करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लिए इन तमाम नेताओं के बयान, किस तरीके से उनको चुप्पी रखा जाए, ये बयान ऑफेंसिव होने वाली कांग्रेस अचानक डिफेंसिव हो गई है। जी, अब तक तमाम मुद्दों को लेकर संविधान और आरक्षण जैसी बातों पर बीजेपी अपना बचाव करती हुई नजर आ रही थी। प्राइम मिनिस्टर जैसे अमित शाह, ये तमाम लोग उसको बार बार रक्षा में नजर आ रहे थे, बचाव कर रहे थे। अब कांग्रेस इस चुनाव में पहला ऐसा मौका आया है कि जब उनको उस पर अचानक से उनको आना पड़ा कि ये कहीं ना कहीं हमारे खिलाफ जा सकता है। एक तरफ पहले से ही अडानी अंबानी को तो राहुल गांधी लपेटते आ रहे हैं, वो देश के बड़े उद्योगपति हैं। दूसरी तरफ आप इस तरीके की बात करते हो तो ये पूरा एक गलत धारणा जाएगी। कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो लीडर्स वो मानते हैं कि ये गलत समय में गलत तरीके का बयान आया और इसीलिए कांग्रेस डिफेंसिव है। एक तरफ डिफेंस है, एक तरफ ऑफेंस है और एक तरफ मध्यम मार्ग है। वो मध्यम मार्ग जो सचिन पायलट ने अपनाया। सवाल उनसे पूछा गया, साहब कि आप जालोर सिरोही में प्रचार करने के लिए क्यों नहीं गए। सचिन पायलट ने कहा, सचिन को दीपक बहुत अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, मैं दावा कर सकता हूं कि सचिन को दीपक से बेहतर कोई नहीं समझता। उन्होंने दावा किया कि साहब मैं जाना तो चाहता था लेकिन बुलाया नहीं गया। जालोर जाना, एक मध्यम मार्ग उन्होंने अपना दिया। अब ये गेंद जो है वो जालोर सिरोही वालों के पाले में चली गई। आपको इससे पहले राहुल एक बार 2019 का चुनाव भी याद करना चाहिए, जब सचिन पायलट वैभव गहलोत की नामांकन सभा में गए थे और नामांकन सभा में बड़े मन से उन्होंने कहा था कि आपको वैभव गहलोत को जिताना जोधपुर सीट से, क्योंकि इनकी जमानत मैं देकर आया हूँ, मैं जमानत इनकी देकर आया हूँ। ये बात वो कहकर आए थे। और बाद में भी उन्होंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनकी अदावत खुलकर सामने अशोक गहलोत से आ चुकी थी, तब भी उन्होंने ये बातें कही थी कि मैंने पैरवी की थी। अशोक गहलोत तो उस समय कुछ बोल भी नहीं रहे थे, मैंने पैरवी की थी वैभव गहलोत के टिकट के लिए। ये तमाम चीज़ें थी। शायद लगता होगा वैभव गहलोत और उनके पिताजी अशोक गहलोत को भी कि शायद सचिन पायलट को बुलाने से नुकसान हो सकता होगा। उनको लगता होगा राजनीतिक तौर पर नुकसान हो सकता है, वोटों में तब्दील नहीं करवा पाते होंगे उनको, और आने से उल्टा और नुकसान हो सकता है, तो इसलिए शायद बुलाया नहीं गया हो। लेकिन ये तो उन तीनों से बेहतर कोई नहीं जानता कि किसे क्या वाकई में बुलाया ही नहीं गया, या वो खुद की इच्छा से नहीं गए, या जो भी कुछ रहा हो, या वो बुलाना नहीं चाहते। तमाम चीज़ें
उन तीनों के बीच का विषय है। तीनों के बीच का विषय या यह तो खुला विषय है, जाना ही नहीं था, ये हो ही नहीं सकता था, तेल में पानी नहीं मिलता है, ये तो साफ बात है। लेकिन मुझे लगता है कि यदि शायद बुलाया जाता तो सचिन पायलट इसमें चूकते नहीं, क्योंकि जिस तरीके से जो भी कल भी हम चर्चा कर रहे थे, सचिन पायलट ने ना केवल जिन लोगों को उन्होंने टिकट दिलवाया उनकी सभाओं में गए या उनके बीच गए या उनके लिए प्रचार किया, चाहे आप जयपुर ग्रामीण की बात कर लीजिए, आप दौसा की बात कर लीजिए, यहाँ तक कि वो तो वायनाड और दूसरी जगह भी चले गए, उन्होंने तो कल शशि थरूर के लिए भी प्रचार किया, वो सब चीज़ें भी की। तो जालोर सिरोही राजस्थान से बाहर तो था नहीं, वो जा सकते थे, लेकिन संभवतः मुझे ये लगता है बुलाया पिताजी जैसा स्टार प्रचारक था तो फिर सचिन की जरूरत महसूस नहीं हुई क्या? बात ऐसी नहीं है। यहाँ पर सचिन ने एक अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि मैंने तो अपने इंटरेस्ट दिखाया, उन्होंने कहा भी कि मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। जो कैंपेन जो कमेटी है उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। हाँ, लेकिन उन्होंने कहा कि वहाँ जाने में जो प्रोग्राम बनना चाहिए था नहीं बना। और इन्होंने जोधपुर वाली बात भी की। तो राजनीति में कई बातें ऐसी होती है जो दिखती है वो होता नहीं है। अब वहाँ पर उन्होंने पैर भी की, पायलट चाहते थे कि वो चुनाव लड़े और हारें। मुद्दा ये भी है कि आप बताएं कि उनको ये बताना था कि चुनाव लड़वाना था, उनको लड़वा के हरवाना था। चलिए ये तो अच्छा हुआ, कम से कम जमानत बच गई, नहीं तो अगर जब्त होती तो सचिन पायलट की हो जाती उस वक्त। मतलब सचिन पायलट अपनी जमानत जब्त करवा चुके हैं वैभव गहलोत के मामले में, इसलिए शायद इस बार नहीं गए होंगे वो। बहुत डिप्लोमेटिक खेला सचिन। देखिए, इसमें सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो मैं मानता हूं कि अशोक गहलोत इस बात को समझते हैं कि सचिन पायलट का जालोर सिरोही आना मतलब अलग तरीके की पॉलिटिकल हेडिंग। राजस्थान में सबसे ज़्यादा सुर्खियां रही गहलोत और पायलट पर, और वो नहीं चाहते थे कि चुनाव में इस तरीके की कोई फिर से कोई ऐसी हेडिंग जाए, इस तरीके की कोई हेडलाइन जाए, कोई ऐसी सुर्खियां जाए जिससे बेटे के चुनाव में नुकसान हो। वहाँ के जातीय समीकरण बहुत ज़्यादा सचिन पायलट का प्रभाव उस तरीके का नहीं था कि लगे कि वहाँ पर डिमांड हो। डिमांड कैंडिडेट की होती है, प्रत्याशी डिमांड करता है कि आजकल जातीय चुनाव होता है, जातियों को साधने के हिसाब से नेताओं को बुलाया जाता है, पॉपुलरिटी भी एक चीज़ होती है। लेकिन उनको पता था कि वो यहाँ आएंगे, वहाँ जो पूरा चुनाव संभाल रहे हैं अशोक गहलोत के जो नवरत्न हैं, चाहे वो संदीप जो सिरोही से विधायक थे पहले, संयम लोढ़ा हो, धर्मेंद्र राठौड़ हो, ये तमाम लोग वहाँ पर उसको संभाले हुए हैं। और जब भी कोई पॉलिटिकल लीडर स्पीच देता है तो उसको निचोड़ निकाला जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है और कहीं ना कहीं किसी तरीके से जोड़ा जाता है, तो वो चुनाव गलत दिशा में चला जाता है। शायद अशोक गहलोत को ये लगा होगा, इसलिए उन्होंने सचिन पायलट की डिमांड नहीं की, ताकि किसी तरीके से चुनाव भटकने की कोशिश, कोई अप्रिय स्थिति नहीं बने, एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी। लेकिन एक और बड़ा मामला सामने आया। सीपी जोशी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बोल रहे थे, उन्होंने कहा, और ये बड़ा स्टेटमेंट है, कि बाबर का बच्चा भी जय श्री राम बोलेगा। इसे लेकर मुझे लगता है मुझे सबसे पहले धीराज के पास में जाना चाहिए। बीजेपी अपना स्टैंड मुझे लगता है धीराज क्लियर कर चुकी है कि अब वो चुनाव प्रचार को किस दिशा में ले जाने वाली है। बीजेपी हर चुनाव के पहले चरण पर जनता का मानस देखती है, उसका माहौल देखती है, और फर्स्ट फेज के बाद में वो अपनी रणनीति चेंज करती है, यानी गियर चेंज करती है हमेशा। पहले गियर में कि किस तरीके से ये हाईवे है, किस तरीके से चलना चाहिए, उसके बाद में गियर बदलती है। फर्स्ट फेज चाहे वो किसी भी स्टेट का इलेक्शन हो, बड़े अगर यूपी की भी देखा जाए तो फर्स्ट फेज का जो माहौल लगा, जिस तरीके के रुझान आए, उसके बाद में जो बीजेपी की परंपरागत रणनीति है, जिस विचार के साथ, जिस शैली से बीजेपी आगे बढ़कर आई, जिससे उनका पूरे देश में विस्तार हुआ, उस शैली पर बीजेपी अब इस चुनाव में आ चुकी है। हिंदू मुस्लिम और ये तमाम चीज़ें, तो कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंट कम होने के बाद बीजेपी को अपना जो पुराना जो वही तरीका था वो अपनाना पड़ा, और उस पर नजर आ रहे हैं। मेवाड़ की राजनीति में हिंदू मुस्लिम बहुत अच्छे से चलता है। सबसे ज़्यादा अगर हिंदू मुस्लिम कहीं प्रभावित होता है, हिंदुत्व का एजेंडा कहीं होता है, तो मेवाड़ में होता है। लेकिन कांग्रेस जातीय समीकरणों में वहाँ पर हावी होती नजर आई। राजस्थान में जातीय समीकरणों में बीजेपी को उलझाने में कामयाब हुई, और इस कंडीशन में अब कहीं ना कहीं बीजेपी के तमाम जो रणनीतिकार हैं उनको इस बात का समझ में आ गया है कि ये उत्तर भारत की वो स्टेट है कि जहाँ पर जाति का तोड़ धर्म ही निकाला जा सकता है। इसलिए इस तरीके के बयान वो दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जिस तरीके से परंपरागत वोट बैंक है राजपूत, वो नाराज हो रहा है। तो किस तरीके से महाराणा प्रताप और अकबर की वो बात याद दिलाई जाए, किस तरीके से मुगल और राजपूतों की उस लड़ाई को याद दिलाया जाए, ताकि ध्रुवीकरण नहीं हो। हाँ। सीधा सीधा, और आप दूसरे लोगों की बात आप करने की बजाय मैं सीधा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टोंक सवाई माधोपुर की सभा में उन्होंने सीधा कि ST/SC के आरक्षण को ये मुसलमानों को देना चाहते हैं। तो अब वो शब्द से, जब वो कभी अल्पसंख्यक या दूसरे तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था, उनको बदल के अब सीधा
मुसलमान शब्द का मंच से इस तरह से प्रधानमंत्री भी इस्तेमाल कर रहे हैं, अमित शाह भी कर रहे हैं। तो अब ये सीधा उनका ये पिंटू ने बताया कि पहले चरण के बाद में वो अब धीरे धीरे जो कोर उनका एजेंडा है उसके ऊपर आ गए और उनको ये चुनाव इसी उस पर लड़ना है, उनको इसी ये रोड मैप तय है। बीजेपी समझ चुकी है जातियों में बटेंगे तो मुश्किल होगी, और अगर वो ध्रुवीकरण स्पष्ट होता है तो बीजेपी को फायदा होगा। दीपक, देखिए राहुल, जो मतदाता है ना बीजेपी का, वो भी चाहता है कि इसी तरीके से बात हो। ये तय है ये बात, भले ही कितनी भी आप विकास की बात कर लीजिए या जातियों में कांग्रेस उलझाने की कोशिश कर लीजिए, ओबीसी की बात कर लीजिए, जातिगत जनगणना की बात कर लीजिए, लेकिन जो बीजेपी का जो कोर वोटर है वो इस बात को लेकर बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि जब तक इस तरीके की बात नहीं होगी तब तक उसका फायदा बीजेपी को भी नहीं मिलेगा। और मतदाता भी उत्साहित होता है जब इस तरीके की बात होती है, तो जैसे बीजेपी का जो परंपरागत वोटर है वो इस बात को लेकर उत्साहित भी होगा और वो कहीं ना कहीं वापस से बीजेपी की तरफ उसका जो यदि वो विमुख हो रहा होगा तो वापस उसकी तरफ जाएगा भी, यही तय। दूसरी बात, यदि पिंटू ने जिस बात की मेवाड़ का जिक्र किया, तो मेवाड़ की धरा तो इन सब चीजों में वैसे ही बहुत आगे रही है, चाहे मुगलों से लड़ाई की बात रही हो रियासतकालीन दौर में, चाहे महाराणा प्रताप का मामला हो, चाहे चित्तौड़गढ़ का जौहर हो, ये तमाम चीजें हो। इन सब के अलावा कन्हैयालाल टेलर को भी हमको नहीं भूलना चाहिए, वो भी मेवाड़ के अंदर ही आता है ना। इन चुनाव में विधानसभा चुनाव में उस मुद्दे को बहुत अच्छे तरीके से बुनाया गया था। लोकसभा चुनाव के अंदर उस मुद्दे को उस तरीके से भाषणों के अंदर उस बात का जिक्र किया नहीं गया, कन्हैयालाल टेलर का जिक्र बार बार नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जहन में भी ये बात है और उसको उससे जोड़कर भी देखा जाना यहाँ पर चाहिए। ये आज एक और चीज हुई है जिसे जोड़कर देखा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जोड़कर देखे कैसे समझ में नहीं आ रहा। आज डोटासरा पहुंचे साहब, वो डोटासरा जो आज पूरे प्रदेश में कह सकते हैं चुनाव प्रचार के दौरान मूरिया बुला रहे थे, वो जब डूंगरपुर में थे तो वहां प्रचार के दौरान एक बड़ी अजीब सी स्थिति बनी। वो बीएपी के प्रत्याशी के लिए प्रचार कर रहे थे जबकि कांग्रेस का खुद का प्रत्याशी मैदान में है, खुद के सिंबल पर मैदान में है, लेकिन वो प्रचार किसका कर रहे थे? बीएपी का। बहुत अटपटी सी, बहुत अजीब सी स्थिति थी कि साहब संदेश दे कैसे, बताएं कैसे। वो कई बार कहते ना साहब, अब कहें तो कहें क्या, बोले तो बोले क्या, जाए तो जाए कहाँ। अब ये बड़ी अजीब सी स्थिति हो गई थी आज डूंगरपुर में डोटासरा के लिए। ये ऐसी दूसरी जगह है जहाँ पर क्यों जैसा सूरत में हुआ, सूरत के बाद जो अजीब सी स्थिति, ये बिल्कुल यहाँ भी इसी तरह से है। और यहाँ कहीं ना कहीं शब्द का इस्तेमाल करते हैं मीडिया में भी बहुत सारे लोग, और मुझे लगता है ये कांग्रेस की जो रणनीति है या प्रबंधन है, जो चुनाव प्रबंधन है, उनके लोगों को थोड़ा बीजेपी को या नरेंद्र मोदी को या अमित शाह को कोसने के अलावा भी कुछ इस प्रबंधन पर भी थोड़ा समय अगर लगाया जाए ना इस तरह से, तो ये इस तरह की स्थिति जिसमें आपको शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है जनता के सामने, तो ये इन सबको से बचा जा सकता है। बचा जा सकता था क्या इससे? देखिए, जब प्रचार प्रसार शुरू हुआ उससे पहले टिकट वितरण में कांग्रेस से कई सारे फॉल हुए और उसमें एक बांसवाड़ा सबसे बड़ी गलती वहीं हो गई थी कि वो जितना बड़ा कन्फ्यूजन था, कन्फ्यूजन में सॉल्यूशन नहीं निकलता है और कन्फ्यूजन इतना रहा कि गठबंधन होगा या नहीं होगा, इसमें चलता रहा। फाइनली आपने जिस दिन नॉमिनेशन की आखिरी तारीख थी उस दिन टिकट दिया और फिर आपने विचार किया कि ऐसे नुकसान होगा, तो फिर आपने कहा कि आप विड्रॉ कर लीजिए, फिर वो विड्रॉ नहीं करता है कैंडिडेट, तो वो कन्फ्यूजन में सॉल्यूशन निकला नहीं और वो कन्फ्यूजन बढ़ता ही गया। अब सीधे तौर पर कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। आगे इतिहास के तौर पर देखें कि आगे क्या होगा, तो ये भी तय है कि कांग्रेस का धरातल वहाँ कमजोर हो रहा है। कांग्रेस खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही है। जहाँ कांग्रेस मजबूत हुआ करती थी वहाँ पर छोटे दल बढ़ रहे हैं। जितने छोटे दल, क्षेत्रीय दल या छोटे दल बढ़ते हैं तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान होता है। जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी के लोग होते हैं वो कांग्रेस को तोड़ते हैं। बीजेपी का अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिला कि बीजेपी से हटकर कोई निकला और उसने नुकसान किया, लेकिन अभी नुकसान इसलिए हो रहा है कि अब डोटासरा समेत तमाम पार्टी के नेताओं को प्रचार प्रसार करने में दिक्कत आ रही है। कांग्रेस के सिंबल पर वह कैंडिडेट लड़ रहा है। अगर बात कागजों की जाए, दस्तावेजों में की जाए तो कांग्रेस वहाँ चुनाव लड़ रही है। ये अलग बात है कि अब आप उसको नहीं वोट देना नहीं चाहते, बाहर से आपने समर्थन कर दिया, तो ये मुसीबत है कांग्रेस के लिए और अपने ही जाल में फंस गई पार्टी। बहुत अजीब सी स्थिति है। अब कह साहब के हाथ का निशान है तो सही ईवीएम पे, पर वहां जाके उसको देना मत। नहीं, कांग्रेस के सामने स्थिति, राहुल आपको ध्यान होगा सबसे पहले खबर भी हमने ब्रेक की थी और जब वो गायब हो गए थे अरविंद डामोर, अब कांग्रेस के सामने स्थिति बहुत चुनौतीपूर्ण है। और देखिए, गठबंधन पर भी सवाल इसलिए खड़े होते हैं कि आप बीएपी से गठबंधन तो करते हैं, ठीक है, लेकिन वही बीएपी आप जहां से अपने प्रत्याशी को, जो आपने डमी कैंडिडेट उतारा था, उसकी वापस से आप उसका नामांकन वापस करवाना चाहते हैं, वो लेता नहीं है, वो कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी है। खैर, जो भी स्थिति है वहां पर वो लड़ा। लेकिन उदयपुर में चले जाइए आप, उदयपुर में कांग्रेस के प्रत्याशी के सामने बीएपी के प्रत्याशी उतारे में चुनावी मैदान में, जालूर सुरुई में उतारे में, तो ऐसे कौन सा गठबंधन नहीं है? तो अभी जो अधिराज जो कह रहे थे कि बात कांग्रेस जो है खुद ही असमंजस की स्थिति में थी, वो वाकई में फंसती हुई यहाँ पर नजर आ रही है।
क्या उदयपुर लोकसभा के अंदर जो 8 सीटें हैं, आप शहर की और ग्रामीण, शहर की बात छोड़ दीजिए, लेकिन शहर के अलावा यदि आप बाहर निकल जाए, उदयपुर ग्रामीण, क्या वहाँ आदिवासी नहीं, जनजाति नहीं है वहाँ पर, या दूसरे जो क्षेत्रों, क्या उसके अंदर नहीं है उदयपुर के अंदर, तो वो क्या बीजेपी का प्रत्याशी वहाँ पर नुकसान नहीं करेगा कांग्रेस पार्टी को? तो ये तो ऐसा लग रहा था तुम डाल डाल में पात पात, रणनीति के तौर पर बहुत बड़ी चूक है कांग्रेस पार्टी के सामने। एक आज बड़ी चीज हुई है, इस पर फटाफट से आगे बढ़ते हैं। किरोड़ीलाल मीणा आज सुबह बड़े उखड़े और खफा खफा दिखाई दिए। उनका कहना यह था कि साहब मेरे जो बयान है उनको बड़ा तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया जा रहा है, और जो भी ऐसा कर रहा है मैं उसके खिलाफ लीगल एक्शन लूंगा। खासतौर पर जो आरक्षण को लेकर के उनके कुछ बयान थे जिसके एडिटेड वर्जन्स को चलाया गया था, और इसी को लेकर के उनका गुस्सा था। किरोड़ीलाल मीणा अब खींचे हुए से दिख रहे हैं या गुस्से में दिख रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं आप इन मनोभावनाओं को, कैसे समझ रहे हैं? देखिए, जिस तरीके की जिम्मेदारी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पर है, पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस के लिए सबसे बड़े लीडर हैं सचिन पायलट, पूरे देश भर में एक बड़े नेता के तौर पर हैं। लेकिन दलित और आदिवासी वर्ग की बात की जाए तो आदिवासी के तौर पर किरोड़ीलाल मीणा बीजेपी के बड़े लीडर हैं, और संघ से वो जुड़े हुए रहे हैं, विचार परिवार से वो जुड़े रहे हैं, और मजबूत नेता के तौर पे रहे। कांग्रेस में वो बीजेपी जब छोड़कर भी गए तो भी कांग्रेस के साथ नहीं रहे। एक तरफ ये बात चलती है बार बार कि डोटासरा किस तरीके, डोटासरा को तंज कसना आता है, डोटासरा को लोगों को खिजाना आता है, नेताओं को किस तरीके से परेशान किया जाए वो डोटासरा से सीखा जाए। राजेंद्र राठौड़ के बाद टारगेट पर किरोड़ीलाल मीणा है, और जिस तरीके से उन्होंने बार बार कहा कि वो कांग्रेस में आ रहे हैं, कांग्रेस में आ रहे हैं, तो एक माहौल उनके खिलाफ बनाया गया। और रिजर्वेशन वाला बड़ा इशू था, बार बार किरोड़ीलाल मीणा अपने लोगों को समझाने की कोशिश करते रहे कि रिजर्वेशन खत्म नहीं होगा। वो इस पूरे चुनाव में यही समझाने में लगे रहे। एक उनका बयान आया कि ये अपने वाले लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये उन पर जिम्मेदारी थी अपने लोगों को समझाना। वो कैबिनेट मंत्री हैं, राज्यसभा सांसद पार्टी ने उनको बनाया, उनके कहने से पूर्वी राजस्थान में टिकट दिए गए। अब वो उस वर्ग को नहीं समझा पा रहे हैं, तो उसकी जवाबदेही किरोड़ीलाल मीणा की होगी। और एक तरफ सोशल मीडिया में ये कहा जाता था कि बीजेपी आईटी सेल की जो टीम है वो तोड़ मरोड़ कर कांग्रेस को कहीं ना कहीं धज्जियां उकेड़ती है। अब उल्टा हो रहा है, ये देखने को मिल रहा है कि सोशल मीडिया पर, और इसी पे चिढ़ गए किरोड़ीलाल मीणा। देखिए, उनके दिल में टीस तो होगी और पैदा होना लाजमी भी, क्योंकि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। बहुत सारे उनके जो बयान थे उनको वो उतना सा हिस्सा ही काट कर दिखाया गया, तो ऐसे में उनके सामने दिक्कत तो है। लेकिन बड़ी बात ये भी है कि तो होता रहा है ना, आलू सोना कितना हुआ है राहुल, वो हुआ, लेकिन अभी सामने चुनाव है, 26 तारीख को चुनाव है, और बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर जो आरक्षण का फायदा जिनके मिलता है वो बड़ी तादाद में उन सीटों पर हैं। 12 सीटों पर भले ही चुनाव हो चुका हो, 13 पर चुनाव होना बाकी है, तो ऐसे में उसका नुकसान बीजेपी को ना हो जाए। और यही वजह है कि इसको लेकर प्रधानमंत्री को बोलना पड़ा है। प्रधानमंत्री को उनियारा की उसमें लोग चुनाव प्रचार के दौरान जनसभा में बोलना पड़ा, उससे पहले छत्तीसगढ़ में बोलना पड़ा अमित शाह को। तो बीजेपी को कहीं ना कहीं अंदर खाने डर तो है इस बात को लेकर कि ये जो बयान जिस तरीके से हमारा नाम लेकर परोसा जा रहा है सोशल मीडिया में, तो उसका नुकसान हमें चुनाव में ना हो जाए, इसलिए खुलकर ही बोल रहे हैं। और किरोड़ीलाल मीणा का खुद को जब वायरल किया जा रहा है, वो खुद वायरल हो रहे हैं, तो दिक्कत तो बीजेपी। पिछली सभा में पीएम मोदी ने भी किरोड़ीलाल मीणा का नाम लेकर उनके ये जो तरीका है, जो संघर्ष वो रोड पर करते हैं, उसकी तारीफ भी की है मोदी। तो वहाँ एक हौसला अफजाई उनकी हुई है। हालांकि यहाँ जो प्रदेश इकाई है बीजेपी की, उससे उनको उतना सहयोग नहीं मिला, उस जो सड़क की राजनीति वो करते हैं। लेकिन पीएम मोदी ने उनको तारीफ किया, तो शायद उससे कुछ नाराजगी या कम हुई होगी, हौसला बढ़ा होगा। आज एक और तारीफ हुई, और मैं इस तारीफ को लेकर के सबसे पहले बीके के पास जाऊंगा। तारीफ की साहब, जब पूछा गया गजेंद्र सिंह शेखावत से कि साहब कांग्रेस इतनी सीटें जीत गई, गहलोत को लेकर क्या कहेंगे दोनों तो उनका ये कहना था कि साहब ये गहलोत का अच्छा मैनेजमेंट था जिस वजह से कांग्रेस इतनी सीटें जीत गई, अदरवाइज हम लोग 150 से 160 सीटें जीतने वाले थे। ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट है बीके जो दिया गया। अब इसे कहें कि ये सहृदयता थी, जोधपुर में चुनाव है इसलिए गहलोत की तारीफ करके उनके वोट बटोर लिए जाएं, ये पॉलिटिकल कमेंट लगता है आपको या फिर राजनीतिक बड़प्पन? राहुल, मैं इसको थोड़ा पीछे जाके देखें तो ये दौर हुआ है जब से ये बीजेपी सत्ता में आई, और मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह था जो उसमें ये साथ साथ बैठे थे, और जब साथ बैठे थे तो वहाँ से ये शुरुआत हुई थी, और वहाँ उन्होंने आपस में बातचीत, वो लगातार उस पूरे समारोह में दोनों बातचीत करते रहे। बातचीत के अलावा जो बॉडी लैंग्वेज थी उसमें कहीं तल्खी नज़र नहीं आई। और उसके बाद आप देखेंगे कि उस मीटिंग में कई बार ये होता है कि हम लंबे समय तक किसी के लिए कोई बात अपने भाव ऐसा लेकर बैठे हुए होते हैं, लेकिन एक बार जब मिलते हैं तो वो बर्फ़ पिघल जाती है और आपका जो उस तरह का भाव जो तल्खी होती है वो मिट जाती है।
तो मुझे लगता है उसके बाद अगर आप लगातार उन बयानों को इन पिछले 3-4 महीनों में देखेंगे तो कोई ऐसा बयान भी नहीं आया दोनों का एक दूसरे के खिलाफ। तो उसका अगर राजनीतिक फायदा अगर दोनों को मिलता है अपने अपनी सीटों पर। समझने के दो तरीके हैं। एक तो कहते हैं कि नजदीकियां बढ़ रही हैं, दूसरा ये होता है कि दूरियां कम हो रही हैं। दोनों को अलग अलग तरीके से देखना चाहिए। मैं समझता हूं दूरियां कम हो रही हैं, नजदीकियां बढ़ रही हैं, ये तो नहीं कह सकते। दूरियां कम हो रही है। आपको बीके ने जिस बात का, बालकृष्ण जी ने जिस बात का जिक्र किया, उससे और आगे बढ़ जाइए। चाय को लेकर भी बयान आया था कि चाय पीने के लिए बुलाएंगे तो मैं चाहूंगा, इस तरीके की बात भी कही थी। तो माना जा सकता है कि दूरियां जो है वो थोड़ा थोड़ा कम होती हुई नजर आ रही होंगी। और क्योंकि अब अशोक गहलोत सत्ता में भी नहीं है, और इसका एक मायना ये भी निकाला जा सकता है कि हो सकता है बीजेपी के अंदर ही कुछ लोगों को निशाने पर भी लिया जा रहा हो कि आपने कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर पाए थे आप, और अशोक गहलोत का मैनेजमेंट बहुत बेहतर थी। ये भी, इससे भी इसका मतलब। पर ऐसी बातें खुले में कही नहीं जाती, या ये बातें कहने से बचा जाता है। ये कह के मुझे ऐसा लगता है, अगर जोधपुर की राजनीति मैं समझता हूँ, गहलोत की तारीफ करके फायदा लिया जा सकता है लोकसभा चुनाव में। आपको लगता है कि कोशिश हुई है? देखिए, सियासत में वक्त के हिसाब से सॉफ्ट और हार्ड हुआ जाता है। एक समय था जब अशोक गहलोत दिन में 3 बार गजेंद्र सिंह शेखावत पर अपनी भड़ास निकालते थे और किस तरीके की बातें करते थे, और गजेंद्र सिंह शेखावत उस स्तर पर परेशान हो गए थे कि वो भावनात्मक अपील करने लग गए थे कि मेरी माँ को इसमें घसीटा जा रहा है, मेरे पिता को घसीटा जा रहा है। लेकिन वक्त बदलते ही लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद में शायद अशोक गहलोत का इस तरह का कोई बयान नहीं आया, और गजेंद्र सिंह शेखावत भी कई बार उनकी तारीफ करने लगे। अभी इस दौरान ये बयान आना ये साफ तौर पर इसलिए क्योंकि जोधपुर से जो सीएम अशोक गहलोत है वो 3 बार मुख्यमंत्री रहे, और वहां पर उनकी एक पॉपुलरिटी है, लोकप्रियता है। लेकिन उसके अलावा ये इस बार पूरा सब कुछ चीजें जाति समीकरणों पर टिकी है। जोधपुर में 1 लाख से अधिक माली समाज है, और वहां पर वो बीजेपी के साथ जाता है। अशोक, वो एक एक शब्द के, एक एक बयान के मायने होते हैं, और वो किस तरीके से माली समाज के वोटों को बीजेपी की तरफ लामबंद किया जाए, इसलिए कहीं ना कहीं एक साधने की कोशिश की गई थी अपने बयान के जरिए। अभी चुनाव में बोला गया एक एक शब्द वोट के लिए होता है, इसके सिवा कुछ नहीं होता है। ना विकास के लिए कुछ होता है, ना देश के लिए कुछ होता है, ना फ्यूचर के लिए कुछ होता है। अभी नेता जो भी बोलेगा सिर्फ वोट के लिए बोलेगा, तो उसके मायने सिर्फ और सिर्फ सियासत में किस तरीके से वोट बटोरे जाए, कितना लाभ हो सके, जितना हो उतना कम है, उतना कम है। लेकिन एक ये नहीं है कि गजेंद्र सिंह शेखावत ने बोला ही नहीं हो, बोला तो टावर के लिए भी था। टावर के लिए भी था कि टावरो खो गयो है, जालोर रे माए कटे पूग्यो है, आपने कटे मिले तो जोधपुर पुगाई दीजो। हाँ, पर इसमें ये भी है कि विरोध नहीं किया ना। ऐसे में जब पता होता है कि अगर किसी आपके बयान, वो अपना बयान या अपनी स्ट्रेटेजी से फायदा उठा रहे हैं राजनीतिक, तो गहलोत की तरफ से उसका बयान आना चाहिए कि नहीं, ये इनकी रणनीति है, इनका कहना गलत है। और इन्होंने, गहलोत कहेंगे भी नहीं, क्योंकि गहलोत खुद चुनाव, या गहलोत के घर परिवार से कोई चुनाव जोधपुर से नहीं लड़ रहा है, उनका कोई नुकसान है नहीं इसमें। हाँ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं। हाँ, ये मतलब एक संजीदगी कह सकते हैं, लेकिन उसका फायदा यहाँ गजेंद्र सिंह एडवांटेज ले रहे हैं। ये अब मुझे कहे जोधपुर के पानी में ये सियासत है कि उसको किस तरीके से कहाँ कितना छिड़काव करना है, ये वो लोग जानते हैं। एक महत्वपूर्ण चीज कि आज चुनाव प्रचार हो गया समाप्त, जिसको जो बोलना था वो बोल दिया, लेकिन अगर कुछ समाप्त नहीं होगा तो वो है सुर्खियों से आगे की बात। लगातार रोज हम करते रहेंगे। आज ये था हमारा सुर्खियों से आगे। नमस्कार।